चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत बार अपन ने इस नाम का जिक्र किया है, बहुत बार, बहुत शिद्दत से चाहा है हमने हर जगह पे कि हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ जाए। बट ये ऐसा एक चैप्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ही बात करेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ITC भी बोला जाता है। एग्जाम से लेकर प्रैक्टिकल लाइफ तक ये जो ITC है अपन को काम आने वाला है। एग्जाम के हर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम के हर क्वेश्चन में हो सकता है कि इसकी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिले ही मिले। है इतना इंपॉर्टेंट। अगर मैं ITC को ब्रेक करूं तो इसमें तीन वर्ड है। कौन कौन से? इनपुट और टैक्स और इनपुट क्या होता है? बोलो यार भाई, जनरल टर्म्स में इनपुट क्या होता है? जनरल टर्म्स में इनपुट आउटपुट, डाला निकाला, इनपुट आउटपुट, ये सुनो। बिजनेस के टर्म्स में इनपुट मतलब जो जो चीजें आपने परचेस की। और अगर मैं डिटेल में डेफिनेशन की बात करूं तो इनपुट्स मतलब क्या होता है, देखना सुनना। एनी गुड्स other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of। इससे पहले बोला भाई एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स क्यों हटाया? क्योंकि कैपिटल गुड अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे। और कैपिटल गुड्स में क्या लिखा हुआ है? गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड in the books of accounts of a person claiming the ITC and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। और एक टर्म है इनपुट सर्विस। तीन टर्म अलग अलग, एक तो इनपुट, एक कैपिटल गुड्स और एक इनपुट सर्विसेज। इनपुट्स के अंदर गुड्स आ गए, कैपिटल गुड्स में ऐसे गुड्स आ गए जो कि आप कैपिटलाइज करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और इनपुट सर्विस जो कि ना इनपुट्स में आएगा ना कैपिटल गुड्स में आएगा, वो आएगा इनपुट सर्विस में। सर्विस से पता लगता है हमारा सर्विस होता क्या है। सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो इन तीनों डेफिनेशन में ना कुछ कुछ टर्म कॉमन है। सबसे पहला है यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, दिख रहेगा आपको, है ना भाई? यहाँ भी इंटेंडेड और यहाँ यूज्ड, बोलो। और एक और टर्म कॉमन है, कौन सा वाला बताओगे क्या यार? सब साथ में पीछे इन्वॉल्व रहो ना तुम लोग यार, जवाब दो मेरे को। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है भाई। अच्छा, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड का मतलब क्या हुआ यार? भाई या तो मैं गुड्स को लेते ही यूज कर लूंगा हाथों हाथ, या हो सकता है मैं ले तो रहा हूं पर अभी यूज नहीं करूंगा, अभी यूज नहीं करूंगा, बट अगर फ्यूचर में भी यूज करूंगा मेरे बिजनेस के लिए यूज करूंगा। आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए कि भाई वो जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो या आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो,
या आप कोई सर्विसेज परचेज कर रहे हो, ये सब की सब चीजें परचेज होनी चाहिए किस इंटेंशन से, कि आप बिजनेस के लिए यूज करोगे। इंटेंशन साफ होना चाहिए। इंटेंशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस पे बड़े बड़े एक्ट खेल जाते हैं। इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आप लाओ और बिजनेस के लिए ही यूज करोगे, नहीं नहीं, आपका इंटेंशन होना चाहिए लेते टाइम, परचेस करते टाइम इंटेंशन होना चाहिए। मतलब सर मैं गुड्स परचेस करने गया, मैं एसी परचेस करने गया, मैं सोचा एसी घर के लिए खरीदूंगा, मतलब एसी घर के लिए खरीदूंगा, तो आपका इंटेंशन साफ है, एसी घर के लिए परचेस कर रहे हो आप, है ना। भले फिर वो लाकर आप बिजनेस में लगा लो, आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका लेते टाइम इंटेंशन क्या था कि आप घर के लिए लोगे। सर ये क्या बात कर रहे हो, अब ये क्या लॉजिक हुआ। अरे बट जब दुकानदार के पास खड़े हो, आपने बोला कि भाई मैं एसी परचेस कर रहा हूँ घर के लिए, तो वो अपने पर्सनल नाम पे बिल बना देगा। अरे अगर वो मेरे पर्सनल नाम पे बिल बना देगा, तो वो बिल साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि वो जो एसी वो मेरे लिए घर के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ी है। तो जैसे ही आपने इंटेंशन रखा कि भाई मुझे खुद के पर्सनल यूज के लिए चाहिए, वो बिल भी आपके खुद के नाम पे बनेगा। जैसे आपने वहां बोला कि भाई ये मुझे एसी चाहिए मेरे बिजनेस के यूज के लिए, वो बिल भी आपके बिजनेस के नाम पे बनेगा यार, सिंपल है क्या। और जब वो बिजनेस के नाम पर आपका बिल बनाएगा, तो बिजनेस के नाम का जीएसटी भी डालेगा। अरे अपने इनवॉइस का पूरा फॉर्मेट देखा हुआ है। जीएसटी नंबर डालेगा, आपका आपका नाम डालेगा, आपका एड्रेस डालेगा, आपका मोबाइल नंबर डालेगा, एचएसएन कोड डालेगा, वैल्यू डालेगा, टैक्सेबल अमाउंट डालेगा, अरे जीएसटी डालेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्या लगता है वो डालेगा, अरे सब कुछ डालेगा। क्लियर है क्या। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो इनपुट्स हैं, या जो कैपिटल गुड्स हैं, जो इनपुट सर्विसेज है, ये तीनों के तीनों यूज्ड और इंटेंशन किस यूज के लिए होना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए, पहली बात गई। ऐसा इसने अभी तक डेफिनेशन में बोल दिया, अभी तक अपन एक्ट शुरू ही नहीं किया, अभी तक सिर्फ अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। किसकी? इनपुट की डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन और इनपुट सर्विस की डेफिनेशन। बट डेफिनेशन में ये चीज क्लियर है कि भाई आप भले कोई भी गुड्स परचेस करो, कोई भी कैपिटल गुड्स परचेस करो, कोई भी सर्विसेज लो, वो लेने चाहिए किसके लिए? बिजनेस के पर्पस के लिए। इंटेंशन होना चाहिए आपको बिजनेस के अंदर यूज करूंगा। मुझे काफी बार फोन आता है कि सर हम लोग मोबाइल परचेस कर रहे हैं, इनपुट ले लेंगे क्या? मैंने बोला ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बोले सर हमारे एक और कोई थे मिलने वाले, वो तो मना कर रहे हैं लेने के लिए। मैंने बोला एक बात बताओ, ये मोबाइल जो है जो परचेज कर रहे हो, ये जब दुकान जाओगे, या जब जहाँ भी बिजनेस करते हो, ऑफिस जाओगे अपने, लेके जाओगे क्या? बोलते हैं हाँ। ऑफिस में या दुकान पे किसी ना किसी ग्राहक को कॉल करोगे क्या इसी से ही? बोले हाँ। बोला कहीं आपको पेमेंट मंगवानी होगी तो इसी फोन से आप फोन करके पेमेंट मंगवाओगे क्या? बोले हाँ। बोला कहीं अगर आपको माल बेचना होगा तो किसी को पिच करना होगा तो इसी फोन से पिच करोगे क्या? ना रॉ मटेरियल कभी मंगवाना होगा आपको तो आपके वेंडर को आप इसी फोन से फोन करोगे क्या? तो मतलब आपको आप इस चीज को बिजनेस के लिए यूज करोगे ना? बोले हाँ। बोला पहले आपके खुद के मन में ये चीज सेट करो, मुझे मत बोलो कुछ भी। आपके मन में ये चीज प्रिपेयर करो कि योर इंटेंशन इज टू यूज दिस प्रोडक्ट फॉर योर बिजनेस। अरे आप खुद ही बोल दो कि मैं चोर हूं, तो मैं कैसे साबित करूंगा कि आप चोर नहीं हो? वेरी डीप। व्हाट डू गाइस थिंक? तो पहले खुद के मन में क्लियर करो कि आप चोर नहीं हो, फिर मैं आपको जिंदगी में आगे कहीं प्रूव कर पाऊंगा कि हाँ आप चोर नहीं हो, है ना भाई। तो भाई साहब कोई भी चीज परचेज करो और आपको उसका इनपुट चाहिए हो, तो दिमाग में और खुद को प्रिपेयर रखो कि हाँ ये मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा। मुझे एक और फोन आया, उस फोन में मुझे बोला कि भाई साहब मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, गोवा। क्या मैं ऐसा फ्लाइट में जा रहा हूँ, वहाँ होटल में रहूंगा, वहाँ खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करेंगे और क्या? क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता हूँ क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ क्या? अब मैंने बोला भाई देखो,
आप जो फ्लाइट की सर्विस ले रहे हो, वो जो इनपुट सर्विस हुई, क्या वो यूज या इंटेंशन टू बी यूज फॉर सप्लायर, मतलब फॉर बिजनेस है क्या? नहीं भाई साहब, मैं तो ऐश- मैंने बोला सोच बदलो। आपके गुड्स के लिए आप वहां रिसर्च करने जा रहे हो, अरे सोच बदलो यार। मतलब आपके साथ कौन जा रहा है? उसने मेरे साथ दो दोस्त जा रहे हैं, मतलब दोस्त मत बोलो, एम्प्लॉइज बोलो, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज। आप आपके दो एम्प्लॉइज यहाँ से गोवा जा रहे हो, क्या करने के लिए? गुड्स परचेज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, सर्वे करने के लिए, फॉर फॉर योर बिजनेस। अरे यार गलत चीज सिखा रहा हूँ तुम्हारे को मैं। इंटेंशन शुड बी क्लियर कि आप क्या करने जा रहे हो। हाँ, नहीं सर हम ऐश करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हम वही गोवा जाएंगे किसी सर्वे के लिए, बिजनेस के लिए, आईटीसी मिल जाएगा, सिंपल। अब गवर्नमेंट बेवकूफ तो है नहीं, अब जो बोलोगे वो मान लेगी। हाँ भाई, तो वो एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक्ट में खुद को सही कर सकते हैं क्या? देखो सब सब कुछ एक्ट है भाई साहब। मैं तुम्हें एग्जांपल्स क्यों दिया, मेरे को पता है तुम्हारा क्यूरियोसिटी होगी यार, अब तो ये बढ़िया चीज हो गई, अब तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। हमारे पापा को एडवाइस देंगे, पापा चलो गोवा घूमने, जो भी टैक्स लगेगा वो सब मैं वापस दिलवाऊंगा आपको। पापा को बोलना, पापा देखो गोवा चलते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है, जो जो आपका खर्चा होगा उसमें से 25% मेरा। पापा बोलेंगे वाह कैसे? जीएसटी से रिफंड करा दूंगा, आईटी से क्लेम करवा दूंगा, ठीक है। ऐसी हरकत मत करना, आगे देखो। इनपुट टैक्स, सर ये इनपुट टैक्स क्या होता है? बोलते हैं भाई साहब ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट, ये तीनों इनपुट है, ये तीनों इनपुट है। बोलते हैं इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टैक्स charged on any supply of goods or service or both made to him and includes IGST, tax charged on import of goods, tax payable on reverse charge basis as per CGST, IGST, SGST, UTGST Act. Input tax does not include the tax paid under the composition levy. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है देखो। बोलता है भाई इनपुट टैक्स का मतलब समझो अब आप। हम हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसमें इनपुट टैक्स का मतलब समझो। पहली बात तो इनपुट टैक्स अगर क्रेडिट बोलूं, तो ये जो इनपुट टैक्स है इसका क्रेडिट मिलना इस इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है क्या? सर क्रेडिट मतलब अपना बेनिफिट है या नुकसान है, ये बताओ चलो। है भाई, अरे बैंक अकाउंट में था क्रेडिटेड, खुशी मिलती है ना, क्रेडिट हुआ है। वैसे ही हमारा ये जो इनपुट टैक्स है ये क्या है? क्रेडिट है। अरे क्रेडिट कैसे हुआ होता है यार, ये बताओगे एक बार? हाँ, ये मैंने बात किया था यार, गवर्नमेंट के लिए तो लाइबिलिटी है ना यार ये, बॉस है। आज ए ने बी को कोई भी गुड्स क्या किए, सेल किए। अब ए ने गवर्नमेंट को बताया भाई साहब मैंने इसको, बी को मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा और उस पर 18% जीएसटी चार्ज कर, तो 18,000 रुपये उसमें क्या है, जीएसटी है। अब ये गवर्नमेंट 18,000 रुपये जो जीएसटी अपनी जेब में डालेगी क्या? नहीं, क्या करेगी? वो बी के अकाउंट में, वो बी के अकाउंट में क्या कर देगी? समझना, आज गवर्नमेंट के 18,000 क्या लाइबिलिटी है ना यार, तो लाइबिलिटी तो कहाँ आती, क्रेडिट साइड में आती है ना यार, इसको क्रेडिट कर देगी बी को। बी को क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी लाइबिलिटी। भाई जो भी इसने ऐसे ए ने जो भी बी को बेचा, गवर्नमेंट के बुक्स में 18,000 क्या है, लाइबिलिटी है ना यार, बी को देना है ना यार। भाई ए से तो ले लिया उसने जोश जोश में, गवर्नमेंट ने ए से तो ले लिया, पर जब ए से लिया तो समझ में आया कि ओहो ये तो बी टू बी सेल है, बी टू बी बोले तो ये तो ए ने बी को बेचा है, बिजनेस टू बिजनेस सेल है। अब बिजनेस टू बिजनेस सेल होने की वजह से मेरे को तो अब ये पैसा जो मैंने लिया है, क्रेडिट जो मैंने लिया है, गवर्नमेंट बोलेगी वो तो मुझे बी को देना पड़ेगा। अरे फिर बी जब आगे बेचेगा वैल्यूएट करके तो मुझे वापस बेनिफिट मिल जाएगा, बट अभी तो मुझे ये बी को देना ही पड़ेगा। बात सही है क्या? कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या अपन दोनों सब साथ में?
है ना भाई, क्रेडिट देना पड़ेगा मुझको, किसको, बी को। तो ये बी को क्रेडिट देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए अपन क्रेडिट बोलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है भाई बी को मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, मेरे लिए लाइबिलिटी है ये अमाउंट, और लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड, यस और नो, बराबर है, एकदम बराबर। सेम अकाउंटिंग, मतलब सेम अकाउंटिंग गोज विद बैंक आल्सो। बोलो गवारो। अब ये बोलता है भाई साहब, आपको ये जो क्रेडिट है, सुनना, ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट, ये किसका मिलेगा, इनपुट टैक्स का मिलेगा। हम बोले इनपुट टैक्स बोले तो सुनना, हम बोले इनपुट टैक्स बोले तो, उसने बोला भाई साहब इनपुट टैक्स बोले तो, एक तो ये जो अपने ये तीनों इनपुट परचेज किए, इन सबका सेंट्रल टैक्स, सुनना, इन सबका क्या, सेंट्रल, कलर चेंज करें, कलर बदलाव करें कलर में, सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी, स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी वाला, और यूटीजीएसटी वाला टैक्स। ठीक है भाई, बोलो। उसका उसके अलावा सेस भी, सेस भी मिलेगा भाई अपन को, है ना। और एनी, ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स, इसमें इसने क्या लिखा, इंक्लूड्स, कुछ कुछ चीज और इंक्लूड हो रही क्या, आईजीएसटी टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओके। बोलता है भाई आईजीएसटी ऑन, ये क्या होता है, अरे अगर मैंने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए इंडिया में तो आईजीएसटी पे करना पड़ता है। अच्छा किसको पे करना पड़ता है, हाँ शाबाश, किसको पे करना पड़ता है, रेसिपेंट को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अरे अगर मैं, सुनना भाई सुनना, ये हमारा रहता है किसी दूसरे देश में, ये रहता है हमारा हिंदुस्तान इंडिया, ये हमारा यूएस है। सुनना भाई, ए से माल मंगवाया, इंडिया के अंदर एक बढ़िया सी शिप है चलती वाली, बड़ 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 बड़, जब यहाँ पर पहुंची तब इंडिया की गवर्नमेंट तो बी को जानती है, ऐसा मतलब ही नहीं है, बोले कि भाई गुड्स इंपोर्ट किया है ना, गुड्स आए हैं, कस्टम से क्लियर करने से पहले आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना भाई। तो ये बोलता है इस आईजीएसटी का भी इनपुट मिल जाएगा। अरे सर इसका ही मिलेगा, अरे हाँ मिलेगा ना यार। अबे वही चीज आप फॉरवर्ड चार्ज में परचेज करते हैं तो सामने वाले को टैक्स भर के उसका आईटीसी लेते ही ना आप। अरे अगर आप यही फॉरवर्ड चार्ज में परचेज करते, अगर ये इंडिया में होता तो उससे माल मंगवाते तो उसको पेमेंट करते प्लस टैक्स देते, उस टैक्स का इनपुट लेते ही ना यार। तो यहाँ पर बस फर्क यही तो हो गया कि भाई उसकी जगह पे आपने टैक्स भर दिया तो इनपुट तो मिलेगा ही ना। मतलब समझना गेम क्या चल रहा है, गेम में चल रहा है बी, ये आईजीएसटी खुद ही भर रहा है और बेनिफिट भी खुद ही ले रहा है। समझ में आया क्या, यहाँ अपन एग्जांपल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, दोनों सेम ही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री है एपी, यहाँ एड प्लाईवुड, क्या करते हैं, एड प्लाईवुड, क्या करते हैं, प्लाईवुड बेचते हैं। अब भाई साहब प्लाईवुड बेचने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ, लकड़ी चाहिए होती है। अभी लकड़ी मंगवाते मंगवाते किस में, बड़े बड़े ट्रक में मंगवाते हैं, अरे बोलो यार। तो यहाँ पे जीटी की सर्विस लगती है। हाँ, अब इन्होंने पूरे के पूरे महीने के अंदर 5 लाख रुपए की जीटी की सर्विस ली है। अब उसको 5 मिनट टैक्स भरना पड़ता है, निकालो 5 मिनट कितना होता है, हाँ क्या 25,000 रुपए भरना पड़ेगा, पड़ेगा सर 25,000 भरना पड़ेगा। अब समझना, एपी है ना, एडिशनल प्लाईवुड क्या करने वाला है, इस 25,000 रुपए को पे करने वाला है और इसी का ये हाथों हाथ क्रेडिट भी लेने वाला है। ओके यही तो बोल रहा है ये। अगर इसने बोला इनपुट टैक्स, मैं आप जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहे हो उसका भी आप मजे ले सकते हो, मजे लेना है हो गया ना यार, क्रेडिट लेना मतलब उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो मतलब भाई साहब मैंने 25,000 रुपए पे करने हैं और इसी का मुझे आईटी से मिल जाना है, अरे वाह क्या बात है। सर प्रोसेस कैसे होगा, ये कहाँ दिखाना पड़ेगा, दिखाना कहाँ पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सुनना भाई,
सर क्या इसको इस चीज को GSTR1 में दिखाना पड़ेगा क्या? GSTR1 में दिखाना पड़ेगा क्या इसको, बताओ ना। GSTR1 में क्या दिखाते हैं अपन? क्या ये मेरी आउटपुट सप्लाई है क्या? नहीं सर, GSTR1 में दिखाते हैं हम लोग आउटपुट सप्लाई है, उसका स्टेटमेंट आता है, पूरा स्टेटमेंट आता है। ये मेरा आउटपुट सप्लाई है ही नहीं, मैं कैसे दिखाऊं? सर ये जो RCM में मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को जो परचेज किया है, जो कि RCM में, अब सर फॉरवर्ड चार्ज में होता तो आराम से वो दिखाता GSTR1 में। सर अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता, मतलब मैं उसको पेमेंट कर देता, टैक्स पे कर देता, वो दिखाता GSTR1 में, मुझे 2B में दिखता, फिर मैं 3B में क्लेम करता, प्रोसेस बताइए हमारे को। पर सर रिवर्स चार्ज के अंदर वो तो दिखाएगा ही नहीं। अरे उसका क्या मतलब दिखाने का? हो सकता है वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो। मैंने बात किया था, अगर आप 100% रिवर्स चार्ज में सप्लाई कर रहे हो, आपको सेक्शन 23 की अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन की भी नीड नहीं है। बस तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो भाई साहब, अरे रजिस्टर्ड भी नहीं है और उसने सप्लाई किया, अब मेरे माथे पे लायबिलिटी, टैक्स मुझे पे करना है। ओ भाई साहब टैक्स कैसे पे करूं? GSTR1 में शो कर पाऊंगा ही नहीं, GSTR2B में इनपुट दिखेगा ही नहीं। अरे GSTR2B में इनपुट कब दिखता है? जब सामने वाले ने GSTR1 में शो किया हो। अरे वो पोर्टल है, अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा यार, भगवान थोड़ी है। भगवान थोड़ी और समझ लिया इनपुट मिलने वाला है दे दो। अरे सब AI पे डिपेंडेंट है यार, और AI इतना स्ट्रांग थोड़ी आपका दिमाग समझ ले, तुम्हारा में तो है भी नहीं। एक्सेप्ट द फैक्ट। सुनना मेरी बात सुनना आगे। अब पॉइंट ये कि हम गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे कि गवर्नमेंट भाई साहब हमने रिवर्स चार्ज में कुछ सर्विसेज लिए, हमने रिवर्स चार्ज में कुछ गुड्स परचेज किए हैं, उस रिवर्स चार्ज के गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए हमारे को आपको टैक्स भी भरना है भाई साहब, और उसका इनपुट भी लेना है, जिसमें कोई परेशानी तो है ही नहीं यार। भाई गवर्नमेंट को टैक्स भर के अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो मैं इनपुट तो मिल ही रहा है यार। बस पॉइंट ये है कि वो जो रिवर्स चार्ज का अमाउंट है वो पे कैश में होगा गवर्नमेंट को। मतलब एग्जांपल लेते हैं, ये जो AP है, इसको जो 25,000 रुपए का टैक्स निकला है, वो कैसे पे को बताता हूँ मैं आपको। मतलब ये जो 25,000 है, ये आपको पे तो करने पड़ेंगे थ्रू योर बैंक और थ्रू कैश, मतलब है ना। आप पे करके उसी मंथ में उसका इनपुट भी ले सकते हो, बट आपको पे तो अलग से करना ही पड़ेगा। मतलब आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए इसका इनपुट ले सकते हो, बट ये आपको गवर्नमेंट को जो पे करना पड़ेगा वो तो बैंक या कैश, मतलब कैश के थ्रू ही करना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों? अरे वो गवर्नमेंट बोलती है भाई अगर तू फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करता तो वो जो टैक्स पे करता है ना, अमाउंट पैसा देता ना, कैश देता ना उसको, बराबर है कि नहीं है? अरे बट गवर्नमेंट भाई यहां पर तो ये 25,000 पे करने के लिए मेरे पास बहुत सारा इनपुट पड़ा है। गवर्नमेंट लेकिन नहीं भाई साहब, फॉरवर्ड चार्ज में कैश या बैंक से पेमेंट करता ना, तो यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज में हमारे पेमेंट तो बैंक से करनी पड़ेगी, फिर तो भले क्रेडिट ले ले पूरा इसका, भले तेरा आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स का पेमेंट करने के लिए इसका तो पूरा मजा ले ले, मैं मना नहीं थोड़ी कर रहा हूँ तेरे को यार, बट पेमेंट तो तेरे को बैंक का कैसे करनी पड़ेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए। आप यू कैन नॉट यूज ITC फॉर पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कैसे होता है? जैसे ये GSTR3B अपन जब फाइल करते हैं ना, तो वैसा बड़ा सा पोर्टल खुलता है, इसमें 3 ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक यहाँ पे, एक और होता है जो काम करने का, 2 ब्लॉक एंड 3। सुनना मेरी बात, यहाँ लिखा होता है GSTR1, यहाँ लिखा होता है GSTR2B, यहाँ लिखा होता है 2A, यहाँ लिखा होता है हाँ GSTR3B, ऐसा लिखा होता है। अब आप जैसे ये पोर्टल खोलोगे 3B का, 3B का टैब पे क्लिक करोगे, आपको GSTR1 में पूरी समरी दिख जाएगी, समरी जो जो आपने GSTR1 में रिटर्न फाइल करी ना, उसकी पूरी समरी दिख जाएगी।
समरी में कैसे दिखेगा? एक तो लिखा होगा आउटवर्ड सप्लाई, और यहीं पे एक कॉलम होगा, यहीं पे एक कॉलम होगा, देखना। एक काम तो मैं फोटो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये रहा, ऐसा खुलता है JSR 1 2A 2B 3B। यहाँ करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन, है ना। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद में ऑप्शन आता है कि भाई आपको नील रिटर्न फाइल करनी है क्या। हम बोलेंगे नहीं, नील रिटर्न फाइल नहीं करनी है। ऐसा एक पोर्टल खोलेगा जिसमें सब चीज़ जनरेट हो गई है, फिर एक खोलेगा GSR 3B। तो ये है GSR 3B। इसमें लिखा हुआ है ये पहला जो ना 3-1, ये GSR 1 की डिटेल है। टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाईज। तीसरा है एलिजिबल ITC, जिसमें 2BC डिटेल आएगी। फिफ्थ है एग्जेम्प्ट निल एंड GST इनवर्ड सप्लाईज। एंड लास्ट क्या, इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो यहाँ पर हमारे को दो पोर्टल में जाना है, मतलब दो जगह पे जाना है। एक तो 3.1 में जाना है पहले, क्योंकि टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज के अंदर जो ये रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज है, ये खुला हुआ है क्या? हाँ देखो ये रहा, ये 3-1 खुल गया। दिख रहा है आपको 3-1? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर ये पहला पहला ए पॉइंट दिख रहा है आपको, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड निल रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। जो GSTR 1 में भरेंगे ना अपन, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जो GSTR 1 में भरेंगे ना, वो ए में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और बी में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और सी में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्योंकि मैं GSTR 1 के अंदर मेरा टैक्सेबल सप्लाईज बताता हूँ, निल रेटेड बताता हूँ, और जीरो, मतलब सारा आउटवर्ड सप्लाई बताता हूँ मैं उधर। पर जो डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट, जो डी वाला पॉइंट है जहां पर 0000 लिखा हुआ है, वो 00 क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई GSTR 1 में मैंने कुछ नहीं बताया। अरे GSTR 1 में मैं आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देता हूँ, इनवर्ड सप्लाई जिस पर रिवर्स चार्ज पे करना है उसकी डिटेल थोड़ी देता हूँ यार मैं वहां पे। क्लियरिटी आ रही है क्या? तो सर इस डी को क्या करेंगे हम लोग सर, यहाँ पर ये डी मैन्युअली एडिट होगा। यहाँ पर ये 3.1 का जो डी है ना, इसको मैन्युअली एडिट करना पड़ेगा, और मैन्युअली एडिट करके यहाँ डालना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू। लाइक जैसे अपने बात हुई 5 लाख की है, तो यहाँ 5 लाख। फिर भाई अगर हरियाणा का है, गुजरात के बाहर का ट्रांसपोर्ट है, तो IGST। अगर लोकल यहीं का ट्रांसपोर्ट है तो CGST SGST। फिर यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। सर यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हमने कंफर्म पे क्लिक किया है, हमारी यहाँ पर सुनना, जैसे हमने कंफर्म पे क्लिक किया हमारे यहाँ पर लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या भाई? यहाँ पर जो लाइबिलिटी है ना, जो चेंज हो जाएगी, चेंज मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर जो आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स लिखा है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, है ना भाई। अरे 25,000 था, तो CGST में 12,500 और SGST में 12,500 ऐड हो जाएगा, और फिर आपको टोटल दिखेगी यहाँ पे। सर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा एलिजिबल आईटीसी में गए हम लोग। सुनना, वहां समझ में आ गया, 5 लाख लिखा, 5 लाख लिखा अपन ने, 25,000 रुपये लिख लिया, सॉरी 12,500 लिख लिया। अब हम लोग आएंगे एलिजिबल आईटीसी में। कहाँ है हम लोग एलिजिबल आईटीसी में? जब हम लोग एलिजिबल आईटीसी आए तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, दिख रहा है क्या आपको? थर्ड पॉइंट दिख रहा है क्या? इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। एंड एक फिफ्थ पॉइंट है ऑल अदर आईटीसी। एक फर्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक सेकेंड पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दिख रहा है क्या? जो फिफ्थ पॉइंट है जो है कि ऑल अदर आईटीसी, यहां पर जो आईटीसी लिखा हुआ होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या सेस, वो कहां से आएगा? जीएसटी या 2B से। अरे 1 में तो आउटवर्ड सप्लाई है ना। जीएसटी या 2B से इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा, सेंट्रल टैक्स आएगा, स्टेट टैक्स आएगा। एंड जो पॉइंट नंबर 3 है, जो पॉइंट नंबर 3 है जहां लिखा हुआ इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहां पर मैन्युअली मुझे डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? वही 5 लाख का टैक्स बनता है 12.5, 12.5, 12.5 यहाँ, 12.5 यहाँ। अब मैंने जीएसटी और 3B में 2 जगह डाला। एक तो मैंने आउटवर्ड सप्लाई मैंने ऐड किया क्योंकि भाई मतलब मुझे टैक्स पे करना था, वहां पे पोर्टल में लिखा हुआ था, मैंने ऐड किया टैक्स पे करने के लिए। और दूसरा मुझे इनपुट भी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो एलिजिबल आईटीसी का पोर्टल है, जो लिखा ना एलिजिबल आईटीसी, फोर्थ पॉइंट एलिजिबल आईटीसी, वहां भी मैंने ऐड किया। वहां भी मैंने ऐड किया। क्या किया मैंने? वहां भी मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंदर मुझे डालना पड़ेगा टैक्स का अमाउंट। अच्छा, अगर मैंने कोई इंपोर्ट भी किया है, गुड्स से मैंने इंपोर्ट किया है सर्विस, उस पर मैंने अगर कुछ टैक्स पे करके आया हूँ, तो वो देखो ऊपर दिख रहा है 1 और 2, वो वहां पर इंपोर्ट का जो आईजीएसटी मुझे वहां डालना पड़ेगा। भाई 2B में दिखेगा थोड़ी, 2B में थोड़ी दिखेगा। 2B में जब दिखेगा जब सामने वाला क्या कर रहा है? जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है। अरे इंपोर्ट में सामने वाला जीएसटी रिटर्न थोड़ी फाइल करेगा यार। सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है और सेकंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसके अंदर जो इंपोर्ट होगा तो टैक्स रिवर्स चार्ज में आपको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये मेरा टैक्स है, इसका मैं इनपुट ले रहा हूँ। खत्म। तो कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे हो आप लोग यार। भाई अगर दिमाग में क्वेश्चन है कि इनपुट सर क्यों लेंगे, अरे अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में भी होता, आप टैक्स वाला पे करते, सामने वाला 1 में जीएसटी 1 में भरता, तो आपको इनपुट मिलता ही ना यार। बस फर्क ये हो रहा है गवर्नमेंट ने आरसीएम क्यों लाया था, अपन को कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है? गवर्नमेंट ने आरसीएम इसलिए लाया था ताकि भाई सामने वाले को गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसकी तरफ से टैक्स आप भर रहे हो, उसकी तरफ से टैक्स आप भर रहे हो, है तो उसी का टैक्स ना यार, उसकी तरफ से आप भर रहे हो ना टैक्स यार। तो फॉरवर्ड चार्ज में अगर भरते तो जीएसटी में भरता, आपको इनपुट मिलता ही, तो यहाँ पे उसकी तरफ से अगर आप टैक्स भरते हो आपको इनपुट तो मिलेगा ही मिलेगा यार, क्योंकि है किसका? ये है तो इनपुट सर्विस ही ना यार। इनपुट सर्विस, इनपुट गुड्स, या कैपिटल गुड्स तो परचेज कर रहे हो आप, तो क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा ना यार। क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? सर क्यों मिलेगा क्रेडिट, ये अपन बात करेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में, क्यों मिलेगा क्रेडिट इसके बारे में। बाकी प्रोसेस ये है। सर यहाँ मिलेगा, हम लोग ये इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज डालेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर देखो फिर खुल जाएगा पोर्टल, फिर एंड में खुलेगा ये क्या है? देखो साफ देखो, इसमें लिखा हुआ होगा अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, लिख रहा है आपको? हाँ भाई बोलो। और ये आगे आपको यार, ये तो छोटा पोर्टल खुला हुआ है। देखो ये दिख रहा है, फिर इसी के कंटिन्यू है, देखो ये नहीं, ये यहाँ पे कोने में रिवर्स चार्ज दिख रहा है आपको, ये इसी का कंटिन्यू है, देखो रिवर्स चार्ज दिख गया, रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो आपने ऊपर सब सेव किया था ना, डिटेल डाली थी,
यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा भाई 12,500 12,500, और यहाँ पर लिखा हुआ हो जाएगा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। जितना पैसा आपका आईटीसी में, जितना पैसा आपके पास में आईटीसी में है ऑलरेडी, वो आईटीसी में यूज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। हाँ, अब इस एडिशनल कैश रिक्वायर्ड के अंदर ये 12,500 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर आपके पास में आईटीसी कम है तो आपको और पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आईटीसी में यूज हो जाएगा। पर 12,500 तो यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिकली दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली दिखेगा यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में 12,500 ऑटोमेटिक दिखेगा। फिर आपको क्रिएट चलान करना है, क्रिएट चलान दिखेगा आपको यहाँ पे, क्रिएट चलान करके 12,500 पे करके आपको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। मैंने आपको पहले बताया था जीएसटी में लेजर्स होते हैं, लेजर से सेट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, वहां से वो लेजर से उठा के एक दो फट सेट ऑफ कर देंगे और आपकी लाइबिलिटी पूरी जीरो हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक हमारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा रिवर्स चार्ज के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ ही नहीं आता भाई। आप तो सी इंटर में लोगों को सी फाइनल तक समझ में नहीं आता कि यार क्या कॉन्सेप्ट है ये, टैक्स में कि कैश में क्यों पे करना पड़ रहा है, और यार ये पोर्टल पे कैसे काम करेगा, किस तरीके से करेगा, क्योंकि आउटपुट सप्लाई डालना ही नहीं होता है, तो कैसे मिलेगा इसका इनपुट, कैसे कैश पे करना पड़ता है। एंड आई होप आपको तो यार परेशानी नहीं आनी चाहिए भाई। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलो, ये बात देखना है एक बार फिर से ये। अरे बोलो, ऐसे भूत की तरह मत पड़े रहो। 5-25, हाँ अभी दे रहा है ना, दे रहा है ना ये। हाँ हो रही है ना, रिटर्न फाइल हो रही है, जीएसटी भी कर रहे हैं ना, मतलब पे करेगा ये, रिटर्न फाइल हो रही है ना भाई। मंथ पिछले महीने में किया होगा तो इस महीने रिटर्न फाइल हो रही है, जीएसटी भी उसमें पे कर रहा है ना 20 तारीख से। सोचो वो प्रोसेस कर लो फिर से एक बार, आएगा कोई ना कुछ तो आना चाहिए यार। इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ क्या मैं? क्वेश्चन ही नहीं आ रहा साला। हाँ, यार। हाँ, टू बी का कॉन्सेप्ट, टू बी यही नहीं है बीच में। टू बी में क्यों डालना पड़ेगा? टू बी में, टू बी समझो, टू बी टू ए क्या होता है, टू बी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है जो जीएसटी में भरा हुआ है, वहां मैं क्यों चेंज करूं? जब 3B के अंदर मैं एलिजिबल आईटीसी में चेंज कर रहा हूं तो वहां पे साफ दिख रहा है ना यार। बढ़िया यार, बढ़िया। खुद पे घमंड आ रहा है मुझे अब। चलो इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, inward supply in relation to person shall mean receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition or any other means with or without consideration, बोलते हैं inward supply। now very very important topic, section number 16, base of ITC, जो बात करता है एलिजिबिलिटी और कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सेक्शन इज फॉर एलिजिबिलिटी, बोलता है भाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अरे कॉमन सेंस की बात है, अब रजिस्टर्ड पर्सन होगा तभी आप जीएसटी की बात कर रहे हो यार, तभी आप आईटीसी की बात कर रहे हो यार। shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner as specified in section 49, बोलता है भाई कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना, और जिस जो हम लोगों ने मैनर बोला यूज करने का, उस मैनर का ध्यान रखना। तुम्हारे मन में होगा सर क्या कंडीशन है वो, क्या रेस्ट्रिक्शन है वो, क्या मैनर है वो, बात करेंगे। इसने भी नहीं बताया, मैं भी नहीं बताऊंगा अभी तो। बी एंटाइटल्ड to take credit of input
tax charged on any supply of goods, services, or both to him, which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. And the said amount shall be credited to his electronic credit ledger of such person. Note, 10 बज गई क्या? Note, electronic ledger shall be maintained for each registered person eligible for input tax credit under the act on the common portal, and every claim of input tax credit under the act shall be credited to the said ledger. पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं गंवार ये लिखा हुआ क्या है? बोलता है भाई सुनना सुनना बोलता है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलता है कि भाई साहब हर रजिस्टर्ड पर्सन को बोलता है हर रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी उसको इनपुट टैक्स पे चार्ज हुआ है जो भी उसको इनपुट पे टैक्स जो भी उसको इनपुट पे टैक्स चार्ज हुआ है जो भी उसको इनपुट पे टैक्स चार्ज हुआ है भले फिर वो गुड्स हो सर्विसेज हो या बहुत बहुत कुछ भी हो which are used or intention to be used in the course or furtherance of his business. ठीक है उसका उसको इनपुट मिल जाएगा भाई उसको क्रेडिट मिलेगा ना उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा बोलता है भाई साहब हर एक रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है एंटाइटल्ड है क्रेडिट लेने के उस इनपुट टैक्स का जो कि चार्ज हुआ है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ जो कि वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है या करने वाला है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई वापस वही बिजनेस 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 गवर्नमेंट आपको साफ साफ बोल रही है भाई अगर आपने ऐसी कोई भी चीज जैसे कोई भी गुड्स या से कोई भी सर्विसेज या से कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया जो कि बिजनेस के लिए यूज नहीं करने वाले हो उसका आप इनपुट नहीं लोगे इट इज क्लियर इट इज क्लियर अब बड़ी बड़ी कंपनीज में तो क्या होता है उसकी ऑडिट होती है बड़ी बड़ी कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन होता है नाम सुना आपने फिजिकल वेरिफिकेशन और ऐसी सर्विसेज जो कि एक्सपेंस के नाम पर है उस सब की क्या होती है ऑडिट होती है जैसे मैंने बोला कि मैंने चेक किया भाई बिल्डिंग रिपेयर रिनोवेशन की सर्विस लिए 3.25 करोड़ का जीएसटी भी तो लिया होगा बुक्स में दिख रहा है 3.25 करोड़ एक्चुअल में है नहीं ओहो भाई साहब चलो आपने एक्सपेंस में तो लिए ही लिए आईटीसी का और मजे ले लिए क्या बोल रहा है आपके सुनना सुनना गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत है आपसे कभी भी आपके बुक्स मांग सकती है आपसे कभी भी सर्वे कर सकती है क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकती है आपके दुकान पर आकर देख सकती है ऑफिसर्स हैं यार वो लोग अब तो उससे दुकान चल रही है तूने बोला कि मैंने एसी परचेस किया घर के लिए तूने से 4 एसी परचेस करके दिखा दिया कि मैंने बिजनेस के लिए परचेस लगाए हैं घर पे 4 एसी डिपार्टमेंट वाला है वो दिख रहा है उसको एसी के बहुत सारे बिल मिल रहे हैं यार इनपुट मिल रहा है बहुत सारे एसी का चलते हैं घूम के आते हैं राउंड मार के आते हैं दुकान पे है देखा भाई जो टिन शेड के नीचे काम कर रहा है गर्मी के अंदर भपक रहा है पूरा पसीना पसीना लथपथ हो रहा है 4 एसी छोड़ एक एसी नहीं तेरे पास पंखा भी नहीं है पंखे का भी इनपुट ले रखा है इसने सारी सारी रिलीफ घर पे दे रखी तूने अरे सुन ना आगे सुन अरे यार देख लिया एक भी एसी नहीं है पंखा भी नहीं है पसीने में लथपथ लथपथ अग्निपथ हालत खराब हो रही तेरी अब क्या करेगी गवर्नमेंट तेरे को बड़े नोटिस देगी
सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड पर्सन, आप एंटाइटल्ड थे क्रेडिट लेने के लिए इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो कि आपने यूज किया है, आपका इंटेंशन है यूज करने का बिजनेस के लिए, और नहीं दिख रहा हमारे को, कहाँ गया, बेच के खा गए। अगर बेच के खा गए हो तो हमने बताया था 5 साल लाइफ होती है, 5 साल से पहले अगर आपने कहीं इधर उधर कर दिया तो आपको आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स भी कितना करना पड़ेगा, जितने पे आपने बेचा है सेक्शन 15 वाली वैल्यू, या वो आईटीसी का जो 5 साल बचा हुआ जो साल है वो वाला रिवर्स विच एवर इज हायर। सिस्टम क्या है, माजरा क्या है, जवाब दो। फिर आप बोलोगे भाई साहब लिया हुआ है एसी, पीछे गोडाउन में पड़ा था हम देखा ही नहीं आपने। अरे मेरा इंटेंशन बिजनेस में यूज करने का, अभी नहीं करूंगा। इंटेंशन क्या है, बिजनेस में यूज करूंगा, मेरा इंटेंशन बिजनेस में यूज करने का, अभी नहीं यूज कर रहा है सर, पड़ा हुआ है पीछे, डब्बा पैक है, आओ दिखा देता हूँ। बच गया, अरे क्या हो गया, बस तो ये तो चाहता था बचना। अब सर ये जो आईटीसी है, ये जो आईटीसी है ये क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पता है ना अपन, हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, जिसमें उसने जो भी गुड्स गुड्स परचेज किए, गुड्स सर्विसेज परचेज किए, उसका आईटीसी आपको उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा यहाँ पे, पर प्रैक्टिकली मैंने ये सीए बनने के बाद समझा यार, ये भी सिस्टम है साला। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको इनपुट तब दिखेगा जब आप उसको क्लेम करोगे। जीएसटीआर 3B के अंदर आपको क्रेडिट लेजर को, आपको इनपुट को क्लेम करना पड़ेगा कि हाँ ये इनपुट मेरा है, कंफर्म। आप जब कंफर्म करोगे, उसको सेव करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तब जाकर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो इनपुट दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलता कि भाई आपने जो भी चीजें परचेस की है आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख जाएगा। अब दिख जाएगा तो आप क्लेम करो। आपको लगता है आपका ये इनपुट है, आप क्लेम करो। आपको लगता है आपका इनपुट नहीं है तो हम क्लेम मत करो। या आपको लगता है यार ये गुड्स जो मैं लेकर आया था भाई, जिस टाइम मैं परचेस की तो उस टाइम मेरे को बिजनेस में इंटेंशन का यूज था, बट अब मेरे को लग रहा है कि मैं बिजनेस में नहीं घर पे ले जाऊंगा, उसका इनपुट मत लो। आप खुद ही उसका इनपुट मत लो, क्लेम ही मत करो इनपुट वहां से जीएसटी या 2B से। अपन सोच रहा सर ऐसा बेवकूफ थोड़ी हम लोग कि हम क्लेम नहीं करेंगे, है भाई? वही ना, जो पकड़ा गया वो चोर है यार, है? उसमें धंधा ही मत कर, पकड़ा नहीं जाएगा। मेरे पास, मेरे को सी रख, मेरे को सी रख। चलो ध्यान देना था, मेरी बात सुनो, जोक्स अपार्ट एक साइड। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इनपुट तब दिखेगा जब आप इनपुट को क्लेम करोगे, अवेल करोगे कि हाँ ये इनपुट मेरा, एक्सेप्ट करोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट दिख जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप आपके जो लाइबिलिटी लेजर में लाइबिलिटी खड़ी हुई है, जो आपने आउटपुट सप्लाई में बताई हुई है, उसको आप पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हो। और फिर भी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कम पड़ जाएगा तो आप अपने कैश लेजर से कैश उसमें डालकर उस कैश को वहां पर यूज कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो इनपुट लिखा हुआ है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे यूज करना पड़ेगा। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाकर आईजीएसटी को सीजीएसटी या एसजीएसटी में नहीं डाल सकते हो, कैसे डालोगे यार आप? जो आपने इंटरेस्ट रेट परचेस किया होगा उसका आईजीएसटी मिलेगा, जो आपने इंटरेस्ट रेट परचेस किया होगा उसका सीजीएसटी एसजीएसटी मिलेगा, ये बात क्लियर है। बट कैश लेजर के अंदर आप खेरा फेरी कर सकते हो, कैश है, बैंक अकाउंट है आपका। अब बैंक अकाउंट मेरा अगर एक्सेस में और बीओपी में, तो एक्सेस से बीओ में डाल सकता हूँ, बीओपी से एक्सेस में डाल सकता हूँ, सही बात है कि नहीं है? ये सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यू कैन नॉट चेंज, कॉमन सेंस की बात है भाई, मैं बता रहा हूँ, इस पर कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हारी क्लियरिटी और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस, जो ऊपर बोला था ना रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस, उसकी हम लोग कंडीशंस की बात करते हैं।
बोलता भाई notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to take credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless the registered person shall be in a position of a tax invoice or debit note or such other tax paying documents issued by a registered supplier. क्या लिखा हुआ है मतलब बताओ ना यार, पहले बताओ पोजीशन क्या होता है। पोजीशन फिजिकली होना चाहिए क्या पोजीशन मतलब? तो ये बोलता है भाई साहब हमारे पास में, आपके पास में टैक्स इनवॉइस फिजिकली हाथ में होना चाहिए, हाथ में या सिस्टम पे होना चाहिए। यस और नो बोलो यार। मतलब अगर आपको इनपुट क्लेम करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपके पास में? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए भाई साहब। एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ऑफिस के लिए कुर्सियां खरीद के लेके आए, टेबल चेयर परचेस करके आए, उससे बिल लेकर आए। जब बिल लेकर आए तो रास्ते में आते तो बिल गिर गया, हमने ध्यान दिया ही नहीं। ऑफिस में आए, जब आईटी से लेने की बात हुई तो आईटी से क्लेम कर लिया। अब आईटी से क्लेम कर लिया आपने और गवर्नमेंट का नोटिस आया, भाई साहब ये जो आपने आईटी से क्लेम किया बिल दिखाओ, बिल कहाँ है? तो अगर आपको फिजिकली बिल नहीं मिला तो गवर्नमेंट उस आईटी से को रिवर्स कर लेगी। मतलब आईटी से लेने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि यू शुड हैव अ पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर। समझ में आया कि नहीं आया? पोजीशन, हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अब देखो बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्विस के केस में व्हाट इज द लास्ट डे टू इशू इनवॉइस? What is the last due to issue invoice in case of service? मतलब ये बोलता है ऐसा, भाई साहब आपने सर्विस तो ले ली, सर्विस तो ले ली ना, पेमेंट किया है ना इनवॉइस इशू किया है। जब तक आपके हाथ में इनवॉइस नहीं आता ना, जब तक आपके हाथ में इनवॉइस नहीं आता तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते। समझ में आया क्या? जब तक आपके हाथ में इनवॉइस नहीं आता तो आईटीसी नहीं ले सकते। मतलब सर्विस मिल गई हो, ओ भाई साहब, भाई गुड्स में ये केस नहीं होगा। गुड्स में केस क्यों नहीं होगा? गुड्स में क्या दिक्कत है? जिनकी बस सामने क्लास भाई गुड्स की केस में पेमेंट पहले कर दिया तो कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। आपको इनपुट कब मिलेगा? जब
जब गुड्स, जब अपन को इनवॉइस मिल जाएगा, गुड्स से भी मतलब नहीं अपन को, गुड्स से भी मतलब नहीं अपन को भाई साहब। मेरे इसमें अभी तक बोल रहा हूँ, अभी तक गुड्स का मतलब है क्या? नहीं, अभी तक बोलता है इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स होनी हो। क्या बोला इसने? इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स होनी हो। बट जैसे मैं सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ, जैसे मैं सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ तो क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। काम ही निपटा दिया इसने। पहले कंडीशन बोला भाई इनवॉइस भी होना चाहिए, सेकंड बोला भाई गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाना चाहिए। मतलब सर एक कंडीशन बताओ, एक प्रॉब्लम बताओ, एक बात बताओ सर, मैं सर्विस लेने गया कोई, तो मैंने सर्विस ले लिया, पेमेंट भी कर दिया, ये काम करता है सर। सुनो सुनो, सर्विस ली नहीं है, बस पेमेंट किया है। अब सर पेमेंट करते उसने सामने बिल बना दिया, क्योंकि सर्विस के केस में जिस टाइम पेमेंट किया उसने बिल बनाना पड़ेगा। सर बिल बन चुका है, पेमेंट जा चुकी है, सर्विस नहीं की, तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ओ भाई साहब, पेमेंट भी कर दिया, इनवॉइस भी हो गया, दिक्कत। सर गुड्स के केस में, सर गुड्स के केस में इनवॉइस भी मिल गया, पेमेंट भी कर दिया, गुड्स नहीं आया अभी तक, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा बोलता है ये भाई साहब, एडवांस के अंदर अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने एडवांस दिया है तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब इसने 2 पॉइंट बोले हैं, वहां पे ऊपर चलो, मैं ये इसलिए लेकर आया ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए कि भाई इनवॉइस तो होना ही होना चाहिए, इनवॉइस तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, एक सेकंड रुको ना, भी मिल जाना चाहिए। देखना भाई, रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, और ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्स इनवॉइस समझ में आता है, डेबिट नोट क्या होता है? देखो समझाता हूँ मैं। मैंने बताया था सामने वाले को अपने बुक्स में डेबिट करना है तो मैं डेबिट नोट इशू करते हैं। अपने बुक्स में डेबिट करना मतलब वो अपनी बुक्स में खुद को क्या मतलब उसके बुक्स में क्या होगा, उसको पेमेंट ज्यादा करना है, पेमेंट का टैक्स भी भरेगा ही भरेगा। अरे मैं उसने मुझे बोला कि भाई साहब वो मशीन तो भेज दिया आपने, वो एक पार्ट भी भेज दो एक्स्ट्रा। मैंने बोला वो मशीन का ही पार्ट है, तो मैंने मशीन के साथ उसको पार्ट भी बाद में भेजा। तो जब बाद में मैंने उसको पार्ट भेजा तो मैंने डेबिट नोट रेज किया, उस डेबिट नोट में मैंने अमाउंट लिखा, उसमें मैंने जीएसटी भी लिखा। तो इसलिए बोला इसने भाई साहब टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो। अरे अब मैं मशीन के साथ अगर मशीन का पार्ट बाद में भेजूंगा तो मशीन का पार्ट का मैं डेबिट नोट भेज रहा हूँ, तो उसके पास डेबिट नोट होना चाहिए सामने वाले के पास में। बोलो यार, सामने वाले के पास डेबिट नोट होना चाहिए ना यार। सामने डेबिट नोट है ना यार, क्या परेशानी है इसके अंदर? सामने वाले के पास में डेबिट नोट है ना यार, तो डेबिट नोट दिया तो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट। सर अगर डेबिट नोट भी नहीं है तो उसके अलावा
उसके अलावा कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रजिस्टर्ड, किसी भी टाइप का टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए टैक्स पे, जैसे इंपोर्ट करता हूं मैं, तो क्या इंपोर्ट में टैक्स इनवॉइस मिलेगा मुझे? क्या इंपोर्ट में कोई डेबिट नोट मिलेगा ना मुझे? बट इंपोर्ट पर मैं जो आईजीएसटी पे करूं मुझे तो इंपोर्ट मिलेगा। अब इसने बोला भाई साहब इंपोर्ट तभी मिलेगा जब टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट दोनों ही नहीं है। तो इसमें लगा कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, मतलब हाँ जब मैंने इंपोर्ट किया था तो बिल ऑफ एंट्री मैंने भरा था, वो मेरे पास बिल ऑफ एंट्री है, चलेगा ना यार, क्या दिक्कत है, लिखा हुआ उस पर आईजीएसटी पे किया आपने, चलेगा। कुल मिला के बोलता है भाई साहब पेपर में ना कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, अगर आप इनपुट क्लेम कर रहे हो तो खत्म, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। और गुड्स एंड सर्विसेज मिल जानी चाहिए, मतलब एडवांस अगर आपने पे किया है या आपको इनवॉइस भी इशू हो गया हो, तो जब तक आपको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिली आपको उसका इनपुट भी नहीं मिलेगा, खत्म, आप उसका इनपुट क्लेम ही नहीं कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आपको क्या बोलता है भाई साहब ये मैंने मोबाइल परचेस किया इनपुट दिला दो, मोबाइल हाथ में पड़ा है क्या? हाँ पड़ा है। इनवॉइस पड़ा है क्या? पड़ा है, ठीक है दे दूंगा इनपुट। कोई क्लाइंट क्या बोलता है भाई साहब मैं ना फ्लाइट में घूमने गया, घूम के आ गया, क्या बोला? हाँ सर्विस मिल गई, बोला हाँ हमारा बिल है, हाँ है, ठीक है इनपुट ले ले। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? एक क्लाइंट बोला भाई साहब मैंने नवंबर की टिकट बुक करा दी अभी, नवंबर की टिकट बुक कर दी अभी, सर ये इनपुट है इसी महीने का, इनपुट क्लेम कर लो। सर्विस मिल गई क्या? नहीं मिली। इनपुट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पहले घूम गया, पहले तेरे उधर काम निपटा किया फ्लाइट में, हो क्या जाएगा तो तेरे को इनपुट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा गुड्स सर्विसेज दोनों मिल जाने चाहिए, एंड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, और एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे, और देखो इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो समझ में आई गया हमारे को, है ना? Invoice issued by the recipient receiving goods and or service from unregistered supplier along with proof of payment of tax in case of reverse charge। सर रिवर्स चार्ज में क्या करना पड़ेगा? अब सर रिवर्स चार्ज में सामने रजिस्टर्ड ही नहीं है, सर वहां ना टैक्स इनवॉइस मिलने वाला है, अरे वहां ना टैक्स इनवॉइस मिलने वाला है ना डेबिट नोट मिलने वाला है, सर रिवर्स चार्ज में क्या किया जाए? सामने अनरजिस्टर्ड है तो बोलो भाई साहब सामने अनरजिस्टर्ड, कोई तो आपको बिल्टी विल्टी कुछ तो पर्ची बना के दिया होगा, संभाल के रखना। उसके अगेंस्ट में आपने जो कैलकुलेशन किया होगा, आपने जो टैक्स पेमेंट का कोई रसीद वसीद बनाई होगी, संभाल के रखना। वो जो आपने चालान का टैक्स पेमेंट किया, संभाल के रखना। समझ में आया कि नहीं आया? वो दिखाना हमारे को, वो समझ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिवर्स समझना, जब रिवर्स चार्ज की बात आती है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड और रिवर्स चार्ज की बात आती है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो वो सर्विस ले रहा है उसको बिल बनाना पड़ता है उसके बिहाफ पर। ये अपन इनवॉइस नाम का चैप्टर है हमारे साथ, पढ़ेंगे हम लोग उसमें। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिवर्स चार्ज में कोई सर्विसेज लिया है, तो रिवर्स चार्ज के अंदर इनवॉइस किसको बनाना पड़ेगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसलिए इसने बोला कि इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट, उसके अलावा डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, या बिल ऑफ एंट्री मैंने बात किया था, याद है क्या? है ना? या तो रिवाइज इनवॉइस, अरे रिवाइज इनवॉइस याद है रिवाइज इनवॉइस के बारे में? हाँ भाई मैं कैंसिल हो गया फिर मैं रिवोक हो गया, अब बीच के टाइम का मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो मैंने रिवाइज इनवॉइस इशू किया, चलेगा? इनवॉइस नहीं तो रिवाइज इनवॉइस भी चलेगा इनपुट लेने के लिए, है ना? और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस याद करो, इनपुट इनपुट ट्रांसफर करने के लिए। अरे याद है मैंने बताया महाराष्ट्र में मेरी कंपनी है, मेरा मैंने ऑडिट, हाँ काम ही क्या, इनपुट बांटना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नाम ही समझ लो, इनपुट सर्विस जो आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो भाई साहब अगर वो कंपनी है, मेरी महाराष्ट्र में कंपनी है मुंबई के अंदर, उसने कोई चीज का इनपुट लिया है वो ट्रांसफर कर रहा है बैठ रहा है, तो कहीं ना कोई डॉक्यूमेंट में तो इशू करेगा इनपुट बांटने का। तो बोलता है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने कि भाई यहाँ तेरा इनपुट इतना हुआ, तेरा इनपुट इतना हुआ, तेरा इनपुट इतना हुआ, ऐसा करके। अरे अगर सामने वाला इनपुट क्लेम करेगा तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो बोला भाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको जो इनपुट का वो दिया डॉक्यूमेंट दिया वही वही काफी है। बोलो क्लियर है क्या? अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, पता समझ में आएगा तेरे को, सब आगे आएगा। अकाउंट्स, अकाउंट्स एक चैप्टर अपने इसमें वो पढ़ेंगे अपन। भाई कंडीशन क्लियर है क्या? पहली कंडीशन क्या है? या तो टैक्स इनवॉइस हाथ में हो, या डेबिट नोट हाथ में हो, या कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हाथ में हो, कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? उस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट को यहाँ समझा दिया, बट फिर भी
अच्छा उसके अलावा क्या बोला, क्या समझना इंपॉर्टेंट बात, बोला भाई अगर इसके अलावा कोई सामने वाला कोई और डॉक्यूमेंट इशू करना चाहे तो भले करे, पर उस डॉक्यूमेंट में ये चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई होनी चाहिए यार। बोला भाई कितना टैक्स चार्ज है वो लिखा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखा होना चाहिए, वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए, जिसको जैसा भी जो रिसिपेंट है उसका जीएसटीआईएन लिखा होना चाहिए, सप्लाई का जीएसटी लिखा होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होना चाहिए, समझ में आएगा, जैसे कि इंटर स्टेट है इंटर स्टेट है। अरे सीजीएसटी है एसजीएस लगने वाला है, आईजीएस लगने वाला, क्लियर होना चाहिए ना ये वाला चीज। द डॉक्यूमेंट बेसिस व्हिच आईटीसी इज बीइंग टेकन should have all the relevant particulars as prescribed in rule 46 of the CGST rules। क्लियर है कि नहीं है? अरे यार बताओ यार, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? पहली कंडीशन क्लियर है, सेकंड कंडीशन में क्लियर है क्या? रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक बार पढ़ो आप लोग, पहले बताऊंगा मैं आपको, नहीं ये चलो मत पढ़ो, बताता हूँ आपको, छोड़ो। सुनना भाई, बीसीडी लिमिटेड काम है स्क्रैप बेचने, स्क्रैप बेचने का। अब ए क्या करता है, ए बीसीडी से स्क्रैप परचेस करता है रेगुलर बेसिस पे, किस पे? अब ए ने बीसीडी से डील किया, क्या डील किया कि भाई मेरे को है ना एक टन, एक टन स्क्रैप चाहिए, ऐसे डील किया, तो रेगुलर बेसिस हटा दो एक बार के लिए। अब तो बात करो कि एक टन क्या दिया, स्क्रैप देने की डील करी, तो बीसीडी वाला मैं दे दूंगा, बट मैं तेरे को एक टन स्क्रैप कैसे दूंगा, चार प्रोपोर्शन दूंगा, चार लॉट में दूंगा, और एक टन का प्राइस होगा, एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहे हैं। ए ने बीसीडी को 1 लाख का पेमेंट कर दिया। अब इस एक टन में से एक लॉट तो आ गया, सेकेंड लॉट भी आ गया, थर्ड फोर्थ लॉट अभी तक आया नहीं है, तो क्या करें, इनपुट ले या नहीं ले? भाई पेमेंट कर दिया, इनवॉइस भी आ गया, बट एक लॉट में आने वाला है, तो फर्स्ट सेकंड लॉट तो आ गया, उसके बाद का लॉट आया नहीं, क्या करें? एज ए गवर्नमेंट सोचो, गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी जितना हो सके ए उतना लेट इनपुट ले, चाहेगी नहीं चाहेगी? जितना उतना लेट इनपुट दे। तो गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई साहब एट द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स ऑन इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। आखिरी वाला मिल जाए, चौथा वाला मिल जाएगा ना, फिर ले लेना इनपुट। भाई गवर्नमेंट बहुत शानी है। एक सेकंड यार। क्या बोला उसने भाई, जब लास्ट लॉट मिलेगा तब पूरे का इनपुट देंगे भाई साहब। अब गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में तुम लोग क्लियर रखो, अपन जब भी आईटीसी पढ़ेंगे दिमाग में ये रखना है, अपन कौन है, गवर्नमेंट है। आज भाई इलेक्शन है, खुद को मोदी मान लेना, आज से तो खड़ा हो गया, सही में मोदी हो ये।
भाई सुनना मेरी बात, इस चैप्टर के लिए आप सब लोग कौन हो? गवर्नमेंट हो, आप सब लोग मोदी हो। आपको सोचना उसी तरीके से, सोच वही जानी चाहिए भाई साहब। गवर्नमेंट इनपुट कब देगी? सोचो एक बार, कॉमन सेंस से। लेट तो लेट, चलो ठीक है, वो इनपुट क्यों देगी? जब उसको लगेगा कि भाई साहब इससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा। हाँ भाई, गवर्नमेंट बोलेगी 100 रुपए भी दूं ना, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर मिलना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर आपको इनपुट देगी, उसका साफ इंटेंशन है कि भाई वो इनपुट तभी दे रही है क्योंकि उसको पता है कि इस परचेज से, जो भी इसने परचेज किया जिसको इनपुट देना हम लोग, वही उस परचेज से वो कुछ ज्यादा बड़ा बना के बेचेगा। तो जब उसका वैल्यू एडिशन करके बेचेगा तो हमें कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट आपको इनपुट दे रही है। तो आपको हमेशा गवर्नमेंट सोचना है, इनपुट टैक्स रेट समथिंग हमेशा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या सोचेगी भाई? एक तो सामने वाले को लेट से लेट इनपुट दो जितना हो सके। इसलिए उसने बोल दिया कि भाई साहब बिल तो हाथ में होना ही चाहिए। गुम ख्याल रखो यार, उनको पता है हिंदुस्तानी आधा केयरलेस है। मेरे क्लाइंट है, मैंने एक बार उसको एक नोटिस आया रिवर्स सर्च मैकेनिज्म वाला, मैं गया, मतलब भाई साहब वो जीटीए के वो बिल्स वगैरह कहाँ हैं, संभाले होंगे आपने। और उसने बढ़िया एक कट्टा निकाला, भाई साहब ये लो ये बिल्स। हाँ, मतलब वाह यार, भारी हो रहे हो आप तो। मैंने एक लड़के को बोला टेम्पो में भरो, टेम्पो में भरे, ले गया जीसी डिपार्टमेंट, रिवर्सल मैकेनिज्म, ऑल बिल्स, व्हाट यू वांट, निकाल लो, देख लो, जो सर्वे करना है कर लो, ऑर्डर पास कर लेना देख के। तो मेरे से वर्किंग हो नहीं पाएगी सबसे, आप कर लो मेरे को पता नहीं फीस देनी दे आपको तो गवर्नमेंट देगी देगी करो वर्कआउट। वो भाई ने पेनल्टी लगा दी क्लाइंट बोला भाई साहब पेनल्टी। मैंने यार वो कट्टा उनको पसंद नहीं आया, ऐसा मुझे पसंद नहीं आया, उनको पसंद नहीं आया, भेज रहा हूँ कट्टा फिर से डाल दो उसको कहीं बैक साइड में हाँ 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 भाई, मजाक थोड़ी करता हूँ मैं, अभी भी चल रही है वो हम पे भी नहीं कर रहे लड़ाई क्या चलनी चाहिए लंबी यार। अब कुछ टाइम बाद बैंक वो अकाउंट फ्रीज कर देगी, फिर अपील कर दूंगा, अकाउंट खुल जाएगा, फिर लड़ाई चलती रहेगी। लाइफ इज ऑल अबाउट फाइट यार। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा सोचते ही नहीं ऐसा बहुत भाई हमेशा है ना, हमेशा मैं बताऊँ, हमेशा साफ सुथरा काम करो हमेशा। आज के टाइम पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सबके सब वैल्यू एडिशन पे बिलीव करते हैं। आप लोग भी जिस राह पे जा रहे हो ना, आप लोग इन आर्टिकल जब करने भी जाओगे, जब आईपीसी से पास हो जाओगे, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं ऐसी कोई चीज़ सीखूं जिससे मेरे क्लाइंट का वैल्यू एडिशन हो। आपको पता है मुंबई में एक फर्म थी जो काम, उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोसेस को हम एग्जामिन करेंगे और उस प्रोसेस को हम ऐसा इस तरीके से सेट करेंगे कि उसमें सारी नॉन वैल्यू एडिड, जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज है उन सबको हम हटा देंगे, जिससे आपके पूरे प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर एक प्रोसेस का कॉस्ट कम हो गया तो इनडायरेक्टली वो हर एक प्रोडक्ट पे हैम्पर करेगा, मतलब हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। भाई देखो आज के टाइम पर आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी, आपको पता है कि यू कैन नॉट चेंज एमआरपी, क्योंकि आज के टाइम पे एमआरपी जो है कस्टमर ड्रिवन है। जो सेलिंग प्राइस होती है वो कस्टमर ड्रिवन होती है भाई साहब। पहले हुआ करता था कि यार हम जो प्राइस बोलेंगे उस पर माल बिकेगा, नहीं नहीं, आजकल ऐसा है कि जो प्राइस पब्लिक बोलेगी उस पर माल बेचना पड़ेगा। कंपटीशन ही इतना है। आपको चीज बेचो 100 रुपये, कोई 90 में बेच रहा है, आप सबको माल लेंगे नहीं, हम 90 वाले से माल लेंगे। तो भाई साहब आप एमआरपी से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप बोलो मैं फ्रूटी बेच रहा हूँ, मार्केट में 10 रुपए की बेचूंगा 20 रुपए की, अरे बिकेगी ही नहीं ना यार। सो यू कैन नॉट इंक्रीज एमआरपी, एमआरपी इज योर 10 रुपीज ओनली। What you have to play with is you have to play with cost.
तो कॉस्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप लोग पढ़ो कॉस्ट, तो ऐसे पढ़ना कि दिल से पढ़ना, क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बाद में जाके ना हो सकता है मिलियंस कमा के दे। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा था आपको, जिस कंपनी का जो मुंबई के अंदर काम किया करती है, वो बोलती है भाई आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम समझ के उसमें से हम लोग कोई भी वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम करके उसका हम लोग कॉस्ट बचा के देंगे। हम लोग जितना भी कॉस्ट बचाए उसका 30% हमारा 5 साल तक। हाँ, 5 साल, अभी आपको अपने को एक बार सेट कर दिया तो जिंदगी भर आपको वो प्रोसेस सेट है। जिंदगी भर के लिए हमने आपका कॉस्ट कम कर दिया ना यार। 5 साल तो मांग रहे हैं 30%, वो भी पूरा थोड़ी मांग रहे हैं यार। 70% फायदा करके दिया, नहीं कि दिया आपको। अरे मैं कह रहा हूँ 100 का फायदा दे, 30 मिल रहा हूँ, 70 तो आपको मिला ना यार। भाई हक से तो 50-50 करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, 30-70। अब तो चलो एक प्रोसेस के अंदर 1 करोड़ बचा लिया, क्या बुरा। 5 साल तक 30-30 लाख फिक्स हो गए। अरे यार, और बड़ी बड़ी कंपनीज में 1 करोड़ बचाना तो बढ़िया है ना। आज उसको फर्क, अच्छा उसके 70 लाख बचे, मैं कह रहा हूँ उसका अगर 1 करोड़ किसने बचाया, 70 लाख बचे कुल मिला के। 70 लाख छोटा अमाउंट बचाने के लिए, उसका तो 1 करोड़ लग रहा था, उसका 30 लाख ही लग रहा है, ये मान लेता अपन तो फायदा है ना यार। 70 लाख बचे ना यार। जो बचाने में जो लगेगा वो पढ़ाई कर रहा है तू, समझ रहा है तू। अरे लोग जीएसटी में भी सब चीज समझो, जीएसटी में भी कंसल्टेंसी होती है, समझाते हैं आप इस तरीके से गुड्स परचेज करो, इस तरीके से माल बेचो, कोशिश करो इंटर स्टेट परचेज करो, इंट्रा स्टेट बेचो, क्योंकि इंटर स्टेट में आईजीएसटी मिलता है, आईजीएसटी आप कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो। बहुत सारी टैक्स प्लानिंग्स होती है, डिपेंड अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस। अब लोग तो एचएसएन से खेल जाते हैं यार। एचएसएन पता ना क्या होता है, मैंने बताया था वो जो कोड होता है जिसके जिसमें लिखा होता है रेट ऑफ टैक्स क्या है। अब कुछ कुछ ऐसे गुड्स जिसके दो दो एचएसएन है। एक एचएसएन 0 रेट, दूसरे में 18%। अरे क्लाइंट को बोलो इस तरीके से माल बेचो कि अपन उस एचएसएन में फॉल करें, उस तरीके से बेचो। बेच तो रहे हो आप, बिजनेस तो कर ही रहे हो, तरीका चेंज कर दो। जो 18% माल बेच रहे हो 0 हो जाएगा। अरे एट द एंड कंज्यूमर को प्राइस कम मिलेगी ना यार। कंज्यूमर को प्राइस कम मिलेगी तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, डिस्काउंट देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। भाई गलत नहीं कर, समझो अपन टैक्स एवेजन नहीं कर रहे, अपन टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन मतलब टैक्स चोरी करना, टैक्स प्लानिंग मतलब टैक्स को प्लान करना, चोरी नहीं करना। जो एक्ट लिखा हुआ है उससे टैक्स को प्लान करके ढंग से काम करना। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया था अपने किसका, अंबानी का। वो डिपॉजिट वाला मोबाइल भेजा था उसने, बोला डिपॉजिट दो मोबाइल ले जाओ, 3 साल बाद मोबाइल लेना डिपॉजिट ले जाना। जीएसटी भरना पड़ा क्या, डिपॉजिट है सर, डिपॉजिट है। कहीं को जीएसटी भरना डिपॉजिट है ना। लाइब्रेरी में डिपॉजिट खड़ा हुआ है, वहां पे बैंक खड़ा हुआ है, वो बढ़िया बैंक से पैसा यूज हो रहा है बिंदास। डिपॉजिट में लाइब्रेरी है, परेशानी नहीं है, कोई चलती हुई आ रही है। अब सोचो उस करोड़ों रुपए से उसने कितने रुपए कमा लिए होंगे, कितने रुपए कमा लिए होंगे। मुझे याद है बीच में अपने इंडिया में एक फोन आया था, ऐसा एक फोन आया था वो जो पीछे भारत का निशान बना हुआ था, मेक इन इंडिया, 265 रुपीज में एक फोन आया था। हाँ हाँ हाँ, क्या था, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। किसी को मिला क्या फोन वो, उसको बिजनेस देखो क्या बढ़िया था उसमें अगर। हाँ, उसको बिजनेस देखो, सोचो एक बार, हिसाब लगाओ एक बार चलो। उसने अगर 250 रुपये लिए, उसने अगर 250 रुपये लिए, और मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के ना कम से कम बुरा, कम से कम 10 लाख लोगों ने पैसे लगाए थे। 250, 2,500 लाख, 25 करोड़। उसने वादा किया 3 साल बाद मोबाइल दूंगा, ऐसा बोला था उसने, जितना मुझे याद है। मैं तो कह रहा हूँ उसने 3 साल तक अगर इसका ब्याज भी कमाया हो, नहीं नहीं करके अचानक मार्केट में 12% ब्याज है, 25 को 12% निकालो, 3 करोड़ इंटू 3 साल करो, 9 करोड़ कमा लिया, 25 करोड़ बोला ले लो भाई वापस, नहीं बन पा रहा फोन। अरे ब्याज कमा लिया 9 करोड़ का यार,
3 साल में 9 करोड़ रुपए अलग कर दिया उसने, क्या बुरा किया? अच्छा बाद में पकड़ा गया तो भाई पैसे ले लो ना वापस यार, पैसे ले लो ना वापस, दे रहा हूँ ना 25 करोड़ वापस, बांट रहा हूँ ना वापस। दिमाग में उसने मेरी भी आइडिया लॉन्च कर लेता फोन बढ़िया। 150 रुपये करता, 150 रुपये। हाँ कुछ नहीं मिला। चलो देखो आ जाओ, अपन पढ़ते हैं, जाओ पढ़ाई करते हैं, जाओ। अपन लोग सेकंड पॉइंट पे थे, सेकंड रेस्ट्रिक्शन पे थे, कंडीशन पे थे कि भाई साहब गुड सर्विसेज मिल जाना चाहिए, और अगर लॉट में मिल रहा है तो जब तक लास्ट लॉट नहीं मिलता आपको, जब तक लास्ट लॉट नहीं मिलता आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन नीड नॉट रिसीव द गुड्स हिमसेल्फ, ओह इट इज सफिशिएंट इवन इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू सम अदर पर्सन इन हिज डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये क्या है, देखो क्या होता है, ये बढ़िया बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल। ए बी एंड सी, सी का फोन गया ए के पास, बोला भाई मेरे को कुर्सियां चाहिए। सी कहां पर है, महाराष्ट्र में। ए कहां पर, राजस्थान में, हमारा आप लोग राजस्थान। बी कहां पे, गुजरात में। सी ने को फोन करके बोला भाई मेरे को क्या चाहिए, कुर्सियां चाहिए। ए ने बोला कितनी चाहिए, उसने बोला मुझे 10,000 कुर्सियां चाहिए। एक कुर्सी की रेट मान लेता है 100 रुपए, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए कुर्सी बोली मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने फोन किया मिस्टर बी को, ट्रिंग 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 ट्रिंग, मिस्टर बी हाउ आर यू, आई एम गुड, वेरी वेरी गुड। तो मिस्टर बी एक काम करना है आपको, आपको है ना, मेरे क्लाइंट है सी, उसको है ना आपको 10,000 कुर्सियां भेजनी है, 10,000 कुर्सियां भेजनी है, भेजनी है, बेचनी नहीं बोला, भेजनी है। आप मेरे से पेमेंट लेना, मैं इससे पेमेंट लूंगा, ऑब्वियसली ऐसे हुआ। भाई सी को बी से मतलब है क्या, सी को मतलब है ए से। बी को सी से मतलब है क्या, बी को मतलब है ए से, है ना भाई। ए को मतलब है दोनों से, बोलो यार। अब अगर अपन ए के बारे में सोचें, अब अगर अपन ए के बारे में सोचें, तो मुझे एक बात बताओ ना यार, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए के बारे में सोचूं तो मुझे एक बात बताओ कि ए बिल किसको इशू करेगा, ए बिल किसको बना के देगा, बी किसको बिल बना के देगा, समझ। अब बी ए को बिल बना के देगा, इनवॉइस। सुनो सुनो, अपने मानते भाई 10 लाख रुपए का माल था, डील क्या 100 रुपए में लेगा, है ना, और बी से डील क्या भाई 90 में तू देगा, तो 9 लाख रुपए का इनवॉइस बी ने दिया ए को। अब ए इनवॉइस किसको देगा, सी को, कितने रुपए का, एक 10 लाख का, बोलो ना यार। अब सी, सी को जब इनवॉइस थे 10 लाख का, तब सी से आईटीसी मतलब टैक्स भी लिया होगा, 10 लाख का निकालो 18%, 1,80,000। ए के ऊपर लाइबिलिटी है, 1,80,000 पे करने की सी से लिया है, बोलो। अब उसी ए ने डी से माल परचेज तो किया है, बट क्या गुड्स एंड सर्विसेज आई है क्या। अच्छा जब बी ए को 9 लाख का माल बेचेगा तो 18% जीएसटी भी लेगा, निकालो कितना होता है। हाँ अब ए के पास में 1,62,000 का इनपुट होना चाहिए, बट ए तो इनपुट तभी क्लेम कर सकता है ना जब उसके पास में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो गई हो, बट क्या ए के पास में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हुई है क्या। ओ मतलब भाई साहब ए के पास में 1,80,000 जो पे करना है ए को, उसको पे करने के लिए 162 यूज नहीं कर सकता वो। अब भाई गवर्नमेंट ऐसे बोला कि ऐसा
मॉडल को हम लोग बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब शिप कोई और कर रहा है, बिल कोई और बना रहा है, बिल टू शिप टू मॉडल। इस बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर अगर किसी के कहने पर, किसी के डायरेक्शन में किसी और ने उसके सप्लायर को माल बेच दिया या भेज दिया, हम लोग ये मान लेंगे कि वो गुड्स उसको रिसीव हो गए, ए को रिसीव हो गए। मतलब ए के डायरेक्शन में अगर बी ने सी को माल भेज दिया, तो हम ये मान लेंगे, सी को माल पहुंचते हम ये मान लेंगे कि ए को मिल चुका है, हम ये मान लेंगे। इस लाइन को ऐसे बोलते हैं, देखो लाइन लिखी हुई क्या है, द रजिस्टर्ड पर्सन नीड नॉट रिसीव द गुड्स हिमसेल्फ, it is sufficient even if the goods are delivered to the some other person on his direction। मतलब अगर ए के डायरेक्शन में बी ने सी को माल भेज दिया, तो हम मान लेंगे कि ए को वो चीज मिल चुकी है। सिंपल है क्या? हाँ भाई, एक बार आप लोग नोटबुक निकालो, लिखो आईटीसी और उसमें लिखो बिल टू शिप टू मॉडल, और उसमें ये पूरा का पूरा मॉडल बनाओ। बहुत ही खतरनाक चेयर है भाई ये। नीचे लाइन लिखो, if goods are received, if goods are received if goods are received by third person on direction of registered person
direction of registered person, it is implied that goods are received by registered person. And he can avail input tax credit, and he can avail input tax credit as if he has received the goods. देखो एक्सप्लेनेशन क्या है. For the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods, as the case may be services, where the goods are delivered by the supplier to recipient or any other person and direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise. Whether services are provided by supplier to any other person, the direction of an account of such a registered person. बता रहा है कि भाई कैसे डायरेक्शन में अपन वो चीजें दे रहे हैं. ये एग्जांपल पढ़ लो फटाफट, दोनों के दोनों. एक एग्जांपल है, दोनों ये पूरा रीड कर लो. Mr. Viraj, located in Pune, supplied raw material to Mr. Sen of Goa. भाई विराज कहाँ पर है? पुणे. किसको गुड्स दिए? सेन को, जो कि कहाँ है? गोवा में. कब दिया? 23/11/2020. ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पुणे टू गोवा. जब पुणे टू गोवा गुड्स जा रहे थे, तब मिस्टर विराज ने, अच्छा मिस्टर सेन ने बोला मिस्टर विराज को कि भाई वो जो गुड्स है किसको दे दे? रवि को दे दे, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में है. ठीक है. अकॉर्डिंगली मिस्टर विराज डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर रवि. अब समझना. अब मिस्टर रवि तो सेन को जानता है, जानते नहीं विराज को. अरे तो ये जो सेन है वो इसको इनवॉइस इशू करेगा. अरे मिस्टर रवि को तो इनवॉइस इशू करेगा, सेन इशू करेगा. और ये कौन था? ये विराज किसको इनवॉइस इशू करेगा? सेन को करेगा. समझ में आया कि नहीं? विराज सेन को करेगा, सेन रवि को करेगा इनवॉइस इशू. सिंपल है. तो इसको इसका इनपुट मिल जाएगा और हम लोग ये माना जाएगा कि भाई जब विराज ने इसको माल भेजा और जब इसको माल मिल गया तो ये मान लेंगे भाई इसको भी उस टाइम पे माल मिल चुका है सेन को. सिंपल है ना? देखो एज पर सेक्शन 16 टू रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू आईटी ओनली द टैक्सेस चार्ज on inward supply has been actually paid to the government by supplier of goods or services. In given case, though quotes as well as invoices received by Mr. Vishal, but the supplier failed to make payment of GST to government within due date, then ये क्या हो गया? कुछ अलग ही लिखा हुआ गया. ठीक है ना? भाई 27/11/2020 को उसको इनपुट मिल जाएगा. किसको? सेन को, है ना? क्योंकि सामने वाले को उस टाइम पे गुड्स मिल गया. हम लोग ये मान लेंगे कि भाई सेन को भी उस टाइम पे 27/11/20 को उसको भी गुड्स मिल चुका है. सिस्टम यही है, सिंपल सा. क्लियर है क्या भाई? कोई परेशान तो नहीं यहाँ तक? अब हम लोगों ने 16(1) पढ़ लिया, 16(2) पढ़ लिया, 16(3), 4, 5 हम लोग कल कर पढ़ेंगे और आईटी से हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके नोट्स मैं आपको कल के कल ही दे दूंगा. ठीक है. आज ये सब चीज़ें रेडी करके आपको कल के कल नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.